हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 23 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, एक्सप्लेन पेज पे आज कुछ खास इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें बहुत ही डिटेल में देखना हो। बस पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे एक तो ये कि हार्ट अटैक से रिलेटेड जो डेथ्स हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं। अगर हम 2019 दिसंबर से लेकर के अभी तक जून 2021 तक का डेटा अगर देखें, ठीक है, तो आप देखो जनवरी से जून के महीने में ये 6 महीने लगभग 3000 डेथ्स हुई है हार्ट अटैक की वजह से। फिर डॉक्टर से इंक्वायरी की गई कि इसके पीछे क्या कोविड-19 है, तो इसका आंसर था येस, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन आता है, मतलब सूजन आ जाती है। कहाँ पर? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम करता है। अब आपको पता है हार्ट पंप करता है तो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज और वेन्स ये काम करती हैं। तो उनका अंदर की जो लेयर है ना, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसकी वजह से जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना होता है एक वेसल का जिसके थ्रू आसानी से ब्लड फ्लो हो सके, वो थोड़ा सा सूजन आने की वजह से एरिया कम पड़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा कि कोविड की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम या जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। सेडेंट्री का मतलब रुकी हुई, थमी हुई। मोबिलिटी जो है, फिजिकल मोबिलिटी बहुत ही रिड्यूस हो गई। इस वजह से लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या बॉडी की जो फिटनेस है वो बिगड़ गई है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हार्ट अटैक के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो कोविड की वजह से डायरेक्टली और कोविड का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, जिसका रिजल्ट है हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ्स मुंबई में देखने को मिली है ज़्यादा। तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा अपनी बात बोली गई है। ओके जी, आगे चलें। यूएसए ने अपनी तरफ से, यूएसए का जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अभी गाइडलाइंस इशू किया है। उसमें ये कहा है कि जो सिगरेट्स होती हैं उनमें निकोटिन का जो लेवल है वो उसको रिड्यूस किया जाए। इससे क्या होगा कि जो भी स्मोकर्स हैं, न्यू स्मोकर, जो नए नए अभी शौकियाना तौर पे सिगरेट पीनी जिन्होंने स्टार्ट की है, उनकी आदत थोड़ी सी कम पड़े या फिर छूट जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्राइसिस आपको पता ही है। देखने वाली बात यह है कि अभी जो एमएलएज अभी गुवाहाटी में बैठे हैं, रिबेल्स, ठीक है, शिवसेना के एमएलएज, अगर वो सपोर्ट नहीं देते हैं और कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में अगर लाई जाती है तो वो तो लाई तो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे जो रूलिंग पार्टीज़ है। शिवसेना एक तरफ, शिवसेना के साथ में कांग्रेस है, और फिर जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी, ये रूलिंग पार्टीज़। अब शिवसेना के पास में अगर 40 एमएलएज की कमी आती है तो ये माइनॉरिटी में चली जाती है जो करंट रिजीम है महाराष्ट्र में। तो जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, जिसके पास में 106 सीटें हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो इनको कोई नहीं बचा सकता फिर, है कि नहीं? तो वो वाली बात है। अब देखने वाली चीज़ है क्या होता है। बाकी एक ये छोटा सा ये आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे कि यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल सर्कुलेट किया कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 1267 रेजोल्यूशन है उसके तहत इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। उसको देखो चाइना ने टेक्निकल होल्ड पे डाल दिया। टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या होता है वो सिंपल सा बताता हूँ कि आज अगर कोई रेजोल्यूशन ला दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी परमानेंट मेंबर में से एक ने कह दिया टेक्निकल होल्ड पे डाल दो इस मुद्दे को, मतलब ये एक्शन ना लेने की बात कर दे या फिर कह दे टेक्निकल होल्ड, तो इस केस में क्या हो जाता है कि अगेन वो रेजोल्यूशन लाया जाएगा ना जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अभी के लाए हुए और नेक्स्ट रेजोल्यूशन के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होगा। इसका मतलब इंडिया और यूएस दोबारा से अब्दुल रहमान मक्की को टेररिस्ट के तौर पे डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 रेजोल्यूशन के अंडर में जो ये रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा बहुत हम एक नज़र डालते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन 1267 है वो रिलेटेड है कि कोई भी एंटिटी या कोई भी इंडिविजुअल अगर ISIL, दैट मीन्स इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक लेवेंट, इनको सपोर्ट करता है
ठीक है, या फिर अलकायदा को सपोर्ट करता है या इनसे एसोसिएटेड इंडिविजुअल कोई भी टेररिस्ट ग्रुप, उनको अगर कोई भी सपोर्ट करता है तो उनके अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो ऐसे में लश्कर ए तैयबा और इसके प्रोक्सी, इसके आसपास के जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जमात उद दवा, उनको हाफिज़ सईद, जैश ए मोहम्मद और इसके हेड मसूद अज़हर, इन सब को एनलिस्ट किया हुआ है अंडर 1267 रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ऐसे में अभी रेजोल्यूशन लाया गया था कि हाफिज़ सईद के ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जिसका नाम है अब्दुल रहीम मक्की, उसको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 रेजोल्यूशन में ऐड कर दिया जाए, बट चाइना ने उसको टेक्निकल होल्ड पे डाल दिया। और टेक्निकल होल्ड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये रेजोल्यूशन 1267 के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या रोल है इस सारे सिनेरियो के पीछे। देखो अभी क्या है कि फट ने ये कहा है कि पाकिस्तान अभी अक्टूबर मंथ तक, आने वाला जो अक्टूबर 2022 है, इस मंथ आने से पहले अपनी तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ करके, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उसकी ज़मीन से हो रही है, उसको रोकने में और एक्शन ले। इससे क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है, जिसमें पाकिस्तान को ऐड किए हुए आज 5-6 साल हो गए, तो उसमें से पाकिस्तान को रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान पर है दबाव, ठीक है, कि अपने यहाँ पर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने वाले लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रह कर के वो इंडिया के खिलाफ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाता है, तो इंडिया ने अपनी तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा छेड़ रखा है कि कैसे भी करके पाकिस्तान को और ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाए, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू है या फिर मेनली जो टेररिस्ट फंडिंग होती है पाकिस्तान की ज़मीन से, उसको रोका जाए। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो एंटी टेररिज्म ऑर्डिनेंस के बेसिस पे हाफिज़ सईद और अब्दुल रहमान मक्की, इनके खिलाफ में कार्रवाई हो रखी है। हाफिज़ सईद को तो जेल में भी डाला गया, पर बाद में छोड़ दिया गया था। फिर वापस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी तरफ से फटकार लगा दी कि भाई आपने प्रॉपर एक्शन नहीं लिए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। अब हाफिज़ सईद को 2019 जुलाई से अरेस्ट कर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डर क्या है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का। और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में चला जाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है ना, IMF के पास में जो चक्कर काट रहा है पाकिस्तान, वो फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है फिर। तो ऐसे में पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लगे हाथ हाफिज़ सईद के ब्रदर इन लॉ मक्की को भी टेररिस्ट लिस्ट में उस 1267 रेजोल्यूशन के अंडर में एनलिस्ट करवाना चाहता है इंडिया। इसमें इंडिया और US ने मिलकर के ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एक तरफ पाकिस्तान जो है इमरान खान के टेन्योर के टाइम पे बिल्कुल भी USA के साथ एंगेज नहीं कर पा रहा था, पर अब जब से शहबाज शरीफ की जो सरकार आई है, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, बिलावल भुट्टो, इनका अभी विजिट हुई कहाँ पे, वॉशिंगटन में। वहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के साथ में अभी बातचीत हुई है, ठीक है। तो ऐसे में US पाकिस्तान टाइज को एक थोड़ा सा रिवाइवल मिल रहा है। तो एक तरफ तो USA पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि कैसे भी करके पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निकले, दूसरी तरफ US इंडिया के साथ मिलके और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना भी चाहता है। ऐसे में मक्की के खिलाफ जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ वो इंडिया और US दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। इसके साथ में इंडिया ने एक और पैतरा खेल दिया। वो क्या था कि बीजिंग ने टेक्निकल होल्ड डाला, क्योंकि पाकिस्तान तो इस टाइम पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है नहीं, और परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो बीजिंग के पास में, बीजिंग दोस्त है ही अभी पाकिस्तान का। तो एक टेररिस्ट को टेररिस्ट लिस्ट में एनलिस्ट करने से बीजिंग ने रोक दिया, और वो भी कितने, टेक्निकल होल्ड डाल के 6 महीने तक आप रेजोल्यूशन दोबारा से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इससे चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गए कि एक तरफ तो टेररिज्म रोकने की बात करता है चाइना, और दूसरी तरफ टेररिस्ट को ही प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है वो इमर्ज होकर आ रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, इंडिया के लिए क्या है, US का क्या सोचना है, और चाइना की क्या इमेज आई, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पे। देखो ब्रिक्स बिजनेस फोरम मीट हो रही है, ठीक है। ब्रिक्स की जो मेन लीडर्स की मीटिंग है उससे पहले हो रही है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया वर्चुअली। तो ये कहा कि 7.5%
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर करेगी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड थी, तो स्टार्टअप से रिलेटेड बातचीत हुई है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कहीं वैल्यू एडिशन के लिए काम आने वाला कंटेंट है। जैसे आप ऐसे राइटिंग करते हो वहाँ पर, या मेंस में आंसर राइटिंग करते हो वहाँ पर, तो ऐसे में आप देखो कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है बोलो वो 2025 तक $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। एक स्टेटमेंट तो ये। दूसरा ये वुमेन पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है वर्क फोर्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका नंबर है 4.4 मिलियन। उन 4.4 मिलियन प्रोफेशनल वर्कर्स में से 36% वुमेन पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन धीरे धीरे राइज हो रहा है, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी फर्म्स हैं उनमें। इसमें क्या हो रहा है, ये एक तरीके का एनजेंडरमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप एनजेंडर कर देते हो किसी भी डेवलपमेंट को तो वो डेवलपमेंट एंडेंजर्ड नहीं होता। सिंपल सा स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो ऐसे में ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस को भी एड्रेस करते हुए कहा कि ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस को भी एड्रेस करना चाहिए कि कैसे इंडिया में जो जेंडर इंक्लूजन का प्रोविज़न है, सिस्टम है, वो चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। साथ में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को ये भी कहा कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स के साथ में ब्रिक्स के बाकी कंट्रीज़ जो 3-4 बच रहे हैं, ठीक है, जिसमें रशिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका, बोला इन कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स को भी एक्सचेंज करना चाहिए, आइडियाज़ का लर्निंग एक्सचेंज होनी चाहिए। इसके अलावा लगे हाथ एक न्यूज़ हो रहा है कि G7 समिट अटेंड करने के लिए जर्मनी जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर 26-27 जून को। ठीक है, इसमें आपको पता है G7 में वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमीज़ के जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये हो गए। तो अब आपको क्या करना है, एक तो ब्रिक्स के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और एक G7 के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फट्फ के बारे में भी आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो इनकम टैक्स और ये लगाने का काम करने वाला डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा अभी गाइडलाइंस इशू किए गए हैं कि वीडीए ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं उन पर भी अब टैक्स अप्लाई होगा। टैक्स कौन अप्लाई करेगा, कौन एंटिटी देखेगा, उनके बारे में प्रोविज़न किए हैं। सबसे पहली चीज़ तो है वीडीए क्या है। वीडीए की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके उसमें लेन देन करते हो तो उस केस में अगर वर्थ जो है उसकी, जो क्रिप्टो करेंसी में जो लेन देन कर रहे हो वो वॉल्यूम अगर पैसे के रुपए के हिसाब से देखें 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप लेन देन करते हो तो 1% TDS कटेगा। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है ना, कि जहाँ पर भी आप लेन देन कर रहे हो वहीं पर 1% देना पड़ेगा, बाकी तो अलग लेन देन की चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होनी शुरू हो रही है 1 जुलाई से। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी को हमारे यहाँ पर बैन नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, पर गवर्नमेंट अप्रूवल भी नहीं दे रही है, बस चल रहा है इसका सिस्टम लगे हाथ। पर गवर्नमेंट ने एक चीज़ कह दी है कि जी अब क्रिप्टो करेंसीज जिनको हम बोलेंगे, जिसका नाम क्या रख दिया था, वर्चुअल डिजिटल एसेट, इनमें अगर कोई भी लेन देन करता है, जैसे हम प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ता है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से एग्जैक्टली अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में लेन देन करते हो तो आपका अमाउंट अगर 1 साल में 10,000 से ज़्यादा का हो रहा है तो आपको 1% TDS कटवाना पड़ेगा। इस चीज़ से संबंधित प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिए गए हैं सेक्शन 194S के अंडर, जो कि बजट सेशन के टाइम पे जब फाइनेंस एक्ट 2022 पारित हुआ था उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी गई थी। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 के अंडर में इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, और अमेंडमेंट में क्या किया गया था, सेक्शन 194S ऐड कर दिया, जिसमें क्या था कि अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आप लेन देन करते हो और ट्रांजैक्शन 10,000 से ज़्यादा का हो रहा है 1 साल में, 10,000 रुपये से ज़्यादा का, तो आपको 1% TDS कटवाना पड़ेगा। तो ये है प्रोविज़न।
इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट के तौर पे कंसिडर तो कर लिया है, तभी तो टैक्सेशन का प्रोविजन हो गया। ठीक है, बाकी तो देखो आगे क्या अपडेट्स आते हैं वो टाइम बताएगा। ओके, फिर बाकी गाइडलाइंस में ये बात भी बोली गई है कि जो लेन देन किया जा रहा है, ठीक है, वीडीएस का, उस लेन देन में सेलर और बायर, अगर उनके बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं है तो सेलर और बायर इंश्योर करेंगे कि वो 1% टीडीएस कटवा लें। ठीक है, अगर उनके बीच में कोई ब्रोकर है, बिचौलिया है, तो सेलर, बायर और ब्रोकर तीनों इंश्योर करेंगे कि वाकई में लेन देन में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी वर्थ अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा हो रही है एनुअल बेसिस पे अगर देखा जाए एक इंडिविजुअल के लिए, तो वो बंदा फिर बाद में अपनी टीडीएस कटवाएगा। ठीक है, वही कितना, 1%। इसके अलावा और ये बताया है कि मान लो दो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक बिटकॉइन है, एक ईदर है, इनके बीच में अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसे में ए के पास में तो ईदर है और बी के पास में बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन तो दिया जा रहा है ए को, इधर दिया जा रहा है बी को, एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों बराबर वैल्यू में, तो ऐसे में बिटकॉइन पर भी डिडक्शन लगेगा और इधर पे भी डिडक्शन लगेगा। कैसे, यहां पर अगर देखो एक्सचेंज किया जा रहा है, बट इसको क्या बोला गया है कि बिटकॉइन जो है वो बी सेल कर रहा है, ए बाई कर रहा है, तो बी सेलर हो गया, ए बायर हो गया। तो इस केस में बिटकॉइन पर भी अगर 10,000 रुपए से ज़्यादा का वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 1% डिडक्शन दोगे आप टीडीएस का। एग्जैक्टली उसी टाइम पर जो सेकंड जो क्रिप्टो करेंसी है जो कि ए बी को दे रहा है बिटकॉइन के बदले में, तो इधर जो है वो ए दे रहा है बी को, तो इस केस में ए हो गया सेलर, बी हो गया बायर। तो ये भी अगर इसकी वॉल्यूम भी, मतलब आप मानो कि अगर 2 बिटकॉइन का एक्सचेंज किया जा रहा है तो डबल टैक्स देने पड़ेगा, कुल मिला के बात ही आ रही है। ठीक है, इधर के एक्सचेंज के लिए, इधर का जो लेन देन हो रहा है उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और बिटकॉइन के लिए, जबकि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी जो वीडीएस हैं उनके तौर पे कंसीडर किया गया बिटकॉइन, एदर और यूएसडी टेदर और यूएसडी कॉइन। ये 4 कॉइन्स हैं, इनको तो प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला गया है, और बाकी जो हैं उनको लेसर डिजिटल एसेट बोला गया है, जैसे कि और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज चलती है, जैसे कि मोनेरो हो गया, डेसो हो गया, ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, इनके लिए अलग अलग बातें बोलती है। ओवरऑल क्या है कि वर्थ जो है वो इंडियन नेशनल रुपी उसमें कंसिडर करके फिर देखा जाएगा 10,000 रुपये से ज़्यादा वॉल्यूम है या नहीं है, तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कल हमने न्यूज़ एक एक्सप्लेन पेज पे एनालिसिस देखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से इकोनॉमिक रिव्यू डिक्लेयर किया, जिसमें यह था कि हमारे यहाँ पर ट्विन डेफिसिट चल रहा है, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट। तो अभी क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उसमें 2.6% चल रहा था जीडीपी का, वो घट कर के अभी 1.5% पे आ गया है। ठीक है ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, जो कि हमारे लिए थोड़ी सी रिलैक्स वाली बात है। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रेड अकाउंट होता है, एक इनविजिबल अकाउंट होता है। सर्विसेज का लेन देन इनविजिबल में होता है और गुड्स का लेन देन ट्रेड अकाउंट में होता है। अब आपको पता है कि हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, तो ऐसे में हमें पेमेंट करना पड़ता है फिर डॉलर्स में। तो करंट अकाउंट की अगर बात करें ना, तो 2021-22 में जीडीपी का 1.2% करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि 2020-21 में सरप्लस में चल रहा था। इसका मतलब 2020-21 के टाइम पे जब कोविड चल रहा था, कोविड का ये मान लो एकदम मिड में थे हम कोविड के, उस टाइम पर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट की बजाय। ठीक है, सरप्लस का मतलब ये हो जाता है। गुड ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा वाइड हुआ है, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल ईयर 21 के क्वार्टर 4 में कितना था करंट अकाउंट डेफिसिट? ओनली 1%। पर फिर भी अगर देखा जाए तो जीडीपी के 1% के लगभग अगर कैड रहता है ना, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। हमें बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल अच्छे से देख ली थी। कल का वीडियो नहीं देखा आपने तो प्लीज़ देख लो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के एक्सप्लेन पेज और न्यूज़ का एक्सप्लेन का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। कल की जो डेट थी 22 जून,
उसके वीडियो में पूरा एनालिसिस मैंने बताया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कैड और फिस्कल डेफिसिट को, तो उसी में ये एड ऑन है। आगे चलते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है 5G रोल आउट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को कह दिया है, टेलीकॉम कंपनीज को, कि जो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन सितंबर 15 2021 के बाद हुआ है, उन ऑक्शंस के बेसिस पे जिन्होंने भी स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है उन कंपनीज को स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस नहीं देने होंगे। इससे क्या है कि लाइसेंस फीस तो देनी पड़ेगी उन लोगों को। टेलीकॉम कंपनीज जब ऑपरेट करती हैं 5G लेके आएंगी तो उनको सिग्नल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, और सिग्नल जो है वो फ्री स्पेस में प्रोपोगेट होते हैं आराम से हवा में, तो उस पर पकड़ होती है गवर्नमेंट की। तो नीलामी के टाइम पर ये कंपनियां क्या करती हैं, बोली लगाती हैं कि हाँ जी इतने लाख करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए अलग अलग स्पेक्ट्रम की। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से एक्वायर कर लेती है और उनके हिसाब से अपने इक्विपमेंट टूल्स ये डिज़ाइन करवाती है, जिससे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कम्युनिकेशन ये इजीली हो सके। फिर समझ गए। तो ऐसे में क्या है कि अपनी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा रिलीफ दिया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन पे चल रही है, ठीक है ना, टेलीकॉम कंपनीज पे। जब से ये जो टेलीकॉम कंपनीज का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन वाइड की गई है कि आप टेलीकॉम सेक्टर में रहते हुए आप अगर ज़मीन का, मशीन का, इनका कोई भी लेन देन करते हो उस पर भी बोला आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके का सिस्टम लगा दिया था। ठीक है, बेसिकली स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो थे वो अप्लाई करने शुरू कर दिए। तो वो कितना किया था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 3%। तो इस चीज़ से क्या है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वी जो है, इस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, पैसा बहुत चुकाना पड़ा इन लोगों को। तो ऐसे में अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए, क्यों, क्योंकि अब 3 ही तो प्लेयर रह गए। अब तीनों में से अगर 2 को या 1 को भी हम नाराज़ कर देंगे तो बची हुई एक कंपनी जियो या तो वो मोनोपोली स्टैब्लिश कर देगी, या फिर वी अगर आउट हो जाती है तो जियो और एयरटेल मिलके डिओपोली कर लेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे। तो इससे कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या किया है कि 5G स्पेक्ट्रम इजीली ऑक्शन हो सके, नीलामी हो सके, इसलिए ये स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं उनसे फ्री कर दिया है इन कंपनीज को। किन स्पेक्ट्रम्स के लिए, जिनकी ऑक्शन सितंबर 15 2021 के बाद में हुई है। इसका मतलब 5G में जो अब ऑक्शन होने वाली है उसमें स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस नहीं देने होंगे इन टेलीकॉम कंपनीज को, गवर्नमेंट को। समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया था एयर सुविधा। तो पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, बोलो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमें पासपोर्ट की कॉपी को अपलोड करने में। बेसिकली एयर सुविधा पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था कि कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है तो उसको क्या करना होता था, अपने पासपोर्ट की एक कॉपी प्लस कोविड-19 टेस्टिंग का सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी अपलोड करनी होती थी इस पोर्टल पे। इससे क्या होता है कि ये पता पड़ जाता है कि मान लो बाहर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे थे, तो उन कोविड से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, उस कंट्री से कोई ट्रैवल करके इंडिया में आ रहा है, तो उसी हिसाब से उस पैसेंजर को यहाँ पर इंडिया में टैकल किया जाए। तो इसके लिए क्या था कि कोविड से प्रोटेक्शन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में, एयर सुविधा पोर्टल। अब आपको पता है कि अब धीरे धीरे एयरवेज ओपन हो रहे हैं, लोग आना जाना शुरू कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल उनका शुरू हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब पैसेंजर्स को अभी भी प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या किया जा रहा है कि पासपोर्ट की कॉपी है वो तो नहीं मंगा रहे, बट कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग सर्टिफिकेट है वो अभी भी उनको अपलोड करना पड़ रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास में कंप्लेन गई कि भाई बात ऐसी है, प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में कॉपीज़ को। तो गवर्नमेंट ने कहा है हम रिवैम्प करेंगे, इस पोर्टल में जो भी ग्लिचेज आ रहे हैं उनको ठीक करेंगे। तो इस पोर्टल के बारे में हमें थोड़ा जानना था, वो हम जान चुके हैं। ओके, सेल्फ रिपोर्टिंग पोर्टल है और मैंडेटरी था ये। ठीक है, कोई भी बाहर से आ रहा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, तो उसको बताना ज़रूरी था कि हाँ जी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है और ये मेरा कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट है, कोविड टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तब जा कर के उनको अलाउ किया जाता था। ठीक है, अफ़गानिस्तान की एक प्रोविंस है जिसका नाम है पक्तिका।
ठीक है, पक्तिका प्रोविंस, जो कि आप एग्जैक्टली मैप में थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं, या आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है ये एरिया, ठीक है ना। यहाँ पर अर्थक्वेक आया जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है ना। ये अभी तक देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में सबसे ख़तरनाक जो अर्थक्वेक्स आए हुए हैं उनमें से एक है। 1991 में भी आया था, हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो पामीर नॉर्थ से ही निकलती है। इसके अलावा कायन में आया था 1997 में, तखार में दोबारा 1998 में 2 बार आए थे, फरवरी और मई में, हिंदू कुश में 2002 में, ठीक है। इसी तरीके से ट्विन क्वैक्स आए थे, कहाँ पे 1100 डेथ हुई थी। इस तरीके से हिंदू कुश में एक और 2015 में आया। तो ऐसी पर हिंदू कुश में दो अर्थक्वेक्स आए थे, ये चीज़ें। इसका मतलब अफ़गानिस्तान बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रॉन एरिया में आता है, ठीक है ना, यही चीज़ है। बाकी तो और कोई इतनी कोई बारीक डिटेल है नहीं जिसे हमें देखना हो। इसके अलावा अगर देखें तो और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि जो बाइडेन ने अपनी तरफ से इंडियन अमेरिकन जिनका नाम है डॉक्टर आरती प्रभाकर, इनको टॉप साइंस एडवाइज़र के तौर पे नॉमिनेट किया है। अब क्या है कि यूएसए की जो कांग्रेस है, वहाँ की पार्लियामेंट, उसका अपर हाउस सेनेट, वो जैसे ही अप्रूव कर देगा डॉक्टर प्रभाकर की अपॉइंटमेंट को, तो ये फर्स्ट वुमेन बन जाएगी, फर्स्ट वुमेन इमिग्रेंट जो कि पर्सन ऑफ कलर का मतलब नॉन वाइट, चाहे वो ब्राउन हो, हमारी जैसे स्किन कलर हो, या फिर ब्लैक हो, जो कि हेड करेंगी किसको, डायरेक्टर, जो कि हेड डायरेक्टर होंगी ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी यूएसए, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर आरती प्रभाकर। वैसे एक चीज़ नोटिस की होगी कि इंडियन अमेरिकन जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत की है जो बाइडन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। आगे चलें। फिर एक न्यूज़ और है स्पोर्ट्स पेज से, रोनाल्डो सिंह साइकिलिस्ट हैं ये, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अभी, ठीक है, और हिस्ट्री लिख दी है एशियन गेम्स में, एशियन ट्रैक चैम्पियनशिप, ठीक है। ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी दिल्ली में। तो सेकंड नंबर पे तो रोनाल्डो सिंह आए हैं। रोनाल्डो सिंह को हराने वाले जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो है जापान के यामाशाकी, ठीक है। और थर्ड रैंक पर आए हैं कजाकिस्तान के एंड्री चुगे, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो रोनाल्डो सिंह कौन हो गए, इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले, रनर अप रह गए। ओके, तो इस तरीके से इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहीं कवर्ड है। थैंक यू।